नमस्कार दोस्तों, गुरु कृपा क्लासेज के YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। कल से सीटी की एग्ज़ाम प्रारंभ होने जा रही है, तो उससे ठीक पहले हिंदी विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके सामने लेके आया हूँ। चलो चलते हैं, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है कि लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देना है। ये ठोकरें कहती है कि मारा जाएगा और हौसला कहता है देख लेंगे। चलो देखते हैं, हम हिंदी विषय के शानदार प्रश्न मैं आपके सामने लेके आया हूं। एक बार, आपके पास समय बहुत कम है, एक बार जल्दी से जो भी आप लोग लाइव हो अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और प्रत्येक प्रश्न का प्रश्न संख्या लिखकर आप लोग कमेंट में आंसर देना। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा, केवल महत्वपूर्ण प्रश्न जो मुझे ऐसा लगे कि इस शैली के अकॉर्डिंग जो प्रश्न आने वाले हैं और वही प्रश्न मैं आपके समकक्ष लेके आया हूं। तो सीधी बात, नो बकवास, जल्दी हैं। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से आज दीजिए। संघर्षी व्यंजन है कै ख गै घै ड़ै, अर्थात निम्न में से संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? सीधा प्रश्न है, संघर्षी व्यंजन पूछ रहा है। तो आपको पता है कि भाई हिंदी में संघर्षी जो व्यंजन होते हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है प्रश्न। तो संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं ये देखना है। देखो यहाँ पर कै ख गै घै ड़ै, ये तो हमारा क्या है, स्पर्श व्यंजन। तो ध्यान रखना, हिंदी में एक तो होता है स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन की जब हम बात करते हैं, तो स्पर्श व्यंजन की जब बात करते हैं तो स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। कितने होते हैं? 25। कैसे लेकर मैं तक के व्यंजन, कैसे मैं तक के टोटल कितने होते हैं? कैसे मैं तक के। तो ध्यान रखना, कैसे लेकर मैं तक के जो व्यंजन होते हैं वो तो होते हैं स्पर्शी व्यंजन। तो ये पूछ क्या रहा है? संघर्षी व्यंजन। ठीक है, अब कैसे मैं तक के कौन से हो गए? स्पर्श व्यंजन। इन्हीं स्पर्श व्यंजनों को हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, स्पर्श व्यंजनों को हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। अब बात आती है शलगम, षटकोण, स्लेट, हल, इन्हें ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं और ऊष्म व्यंजनों के साथ इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, संघर्षी व्यंजन पूछ रहा है तो सीधा सा प्रश्न है, शलगम, षटकोण, स्लेट और हल, ये चारों व्यंजन जो होते हैं वह ऊष्म व्यंजन होते हैं और ऊष्म व्यंजन के साथ में ये संघर्षी व्यंजन भी कहलाते हैं कि वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुख विवर में जो गर्म वायु मुख विवर बड़े संघर्ष के साथ बाहर निकलती है, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख विवर से संघर्ष के साथ गर्म वायु बाहर निकलती है, उन्हें हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अभी सर्दी पड़ रही है तो ध्यान रखना, जब भी हमें ज्यादातर सर्दी लगती है तो हम हमारे मुख से गर्म वायु बाहर निकालने के लिए इनका ही उच्चारण करते हैं, स स वगैरह जो उच्चारण करते हैं। फिर बात आती है अंतस्तः व्यंजन, ये रलव है, इन्हें हम बोलते हैं अंतस्तः व्यंजन, इन्हें हम बोलते हैं अंतस्तः व्यंजन। ध्यान रखना, च छ जय। ध्यान रखना, एक चीज मैंने अभी आपको बताया कि कैसे लेकर मैं तक के व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। मैंने कहा कैसे लेकर, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ डिटेल से बता देता हूँ। देखो कैसे ले, कै वर्ग आता है, च वर्ग आता है, ट आता है, तय आता है, पै वर्ग, ये 5 वर्ग होते हैं। ठीक है, और पै वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है वह होता है मैं। फिर आता है सलगम वाला, सलगम, षटकोण, स्लेट, हल, और फिर आता है य, र, ल, व, ये व्यंजन होते हैं, दिख रहे होंगे आप लोगों को। तो यहाँ कैसे लेकर मैं तक के व्यंजन होते हैं स्पर्श व्यंजन, जिन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ये सलगम, षटकोण, स्लेट, हल, ये स्पर्श या संघर्षी व्यंजन होते हैं, इन्हें हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। और च छ जय झ, ध्यान रखना, ये च वर्ग इसमें आता है स्पर्शों में, लेकिन अगर आपसे पूछे स्पर्श संघर्षी पूछे तो कौन सा होगा? च वर्ग। इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है, ये जो च वर्ग है इसको हम बोलते हैं स्पर्श संघर्षी। ध्यान रखना भाई, स्पर्श संघर्षी पूछता है तो स्पर्श संघर्षी कौन से होते हैं? आपके च वर्ग। और केवल संघर्षी पूछे तो आपके क्या हो गया? सलगम, षटकोण, स्लेट और हल। पहला प्रश्न मैंने पूरी डिटेल से बता दिया। क्वेश्चन पूछ रहा है संघर्षी व्यंजन है, बोलो कैसे लेकर मैं तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन होते हैं जिनकी संख्या 25 होते हैं। सलगम, षटकोण, स्लेट, हल, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं जिन्हें हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि मुख विवर से गर्म वायु बाहर निकलती है संघर्ष के साथ। ये रलव है, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, इन्हें संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। इन्हें संघर्षी तो इन्हें संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। तो ध्यान रखना, अगर ये पूछे तो इन्हें संघर्षहीन व्यंजन भी कहते हैं। ध्यान रखना, मैं लिख देता हूं यहाँ पर संघर्षहीन व्यंजन, ये रलव को संघर्षहीन व्यंजन भी कहते हैं। और च छ स्पर्श व्यंजन तो है, लेकिन स्पर्श व्यंजनों में केवल एक ही वर्ग होता है, च वर्ग, जिनको बोलते समय थोड़ा बहुत संघर्ष भी होता है, तो इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं आई होगी, सीधा सा प्रश्न है। चलो आगे प्रश्न की ओर चले, क्या समझ में आया होगा तुम लोगों को? चलो, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ।
कौन सा विकल्प गलत है, ये गलत पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, रे, ल, ज, स, न वर्णों को वर्तस्य व्यंजन कहते हैं। आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि हिंदी में वर्तस्य व्यंजन कौन से हैं, तो सीधी सी बात है, ये बात सही है कि रे, ल, ज, स, न ये वर्तस्य व्यंजन है, बिल्कुल ये बात तो सही है। लेकिन पूछ क्या रहा है, गलत पूछ रहा है, गलत को छाटना है। ढ़, ण, न, म, न इनको द्विस्थानीय अर्थात नासिक व्यंजन है, और नासिक व्यंजनों को हम द्विस्थानीय व्यंजन कहते हैं। अब आप कहोगे सर नासिक व्यंजनों को द्विस्थानीय व्यंजन कहते हैं, देखना मेरी बात को, जैसे हमारे पास वर्ग होते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग होते हैं। इनके अंतिम वर्ण, तो ध्यान रखना ये क वर्ग का उच्चारण किससे होता है, कंठ से होता है, इसका किससे होता है, तालु से होता है, इसका किससे होता है, मूर्धा से होता है, और इसका किससे होता है, दंत से होता है, और इसका किससे होता है, ओष्ठ से होता है। तो ध्यान रखना इनके सामने जो नासिक वाले व्यंजन हैं उनका नाक से तो होता ही है, और नाक के साथ में इस वाले वर्ण का कैसे होता है, कंठ के साथ होता है। जैसे इसके नासिक वर्ण मैं यहां पर लिख देता हूं, देखो यहां पर, यहां देखना आराम से। अब इसका नाक से हो रहा है, कंठ से भी हो रहा है, इसका नाक से भी हो रहा है और तालु से भी हो रहा है, इसका नाक से भी हो रहा है और मूर्धा से भी हो रहा है, और इसका दंत से भी हो रहा है, नाक से भी हो रहा है, इसका ओष्ठ से भी हो रहा है, दांत से भी हो रहा है। तो द्विस्थानीय व्यंजन है कि नहीं है, हिंदी में द्विस्थानीय व्यंजन नासिक व्यंजनों को द्विस्थानीय व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये बात भी सही है, तो पूछा जा सकता है, तो सीधा सा प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। समझ में आ रहा है तुम लोगों को, क्योंकि जल्दी है, कल की आपकी एग्जाम है और समय आपके पास बहुत कम है, जिस कारण मैं आपको थोड़ा सा फास्ट रिवीजन करवा रहा हूं। सीटी के एग्जाम बाद में हिंदी विषय को और पॉलिटिकल को पूरी 0 विषय से स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर लगभग 5 क्लासें आपके सामने होने वाली है, जिसमें जनरल साइंस, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटिकल और हिंदी विषय, और एक मैथ इंग्लिश की क्लास। ये क्लास तो आपकी डेली आपकी क्लासें लगेगी। देखिए यहाँ पर क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी और श्रेय को द्वित्व व्यंजन कहते हैं क्या, बेटा ध्यान रखना, इन्हें तो हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, ये क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी वाले। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपका प्रश्न यहाँ हो सकता है कि सर द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना, मैं द्वित्व व्यंजन का यहाँ पर एग्जाम्पल देता हूँ, ये तो मैं आपको मिटा देता हूँ, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, द्वित्व व्यंजन कौन से होते हैं, तो सीधा सा है, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया बच्चा, तो बोलो एक ही वर्ण 2 बार आ जाता है, एक ही वर्ण 2 बार आ जाता है, उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। बच्चा, सच्चा, ये जो शब्द होते हैं ना, ये किस में आते हैं, द्वित्व व्यंजनों में। ये तो किस में आते हैं, संयुक्त व्यंजनों में। तो सीधा सा है, पूछ रहा है गलत, तो ये गलत हुआ कि नहीं हुआ, तो सीधा आंसर आपका हो गया कौन सा, 6 नंबर, अर्थात 3 नंबर का ऑप्शन सही हो गया। क और ख को जीव्या मूल्य व्यंजन कहते हैं, बिल्कुल ये बात सही है, क और ख को जीव्या मूल्य व्यंजन कहते हैं, तो ये सही हो गया। दूसरे में 3 नंबर गलत है। द्वितीय व्यंजन मैंने आपको बता दिया, ये मैंने आपको बता दिया, ये मैंने आपको बता दिया, और ये है ही। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, चलो बताओ, जल्दी से बताओ भाई, कौन सा विकल्प सही नहीं है। जो भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं वह सभी विद्यार्थी अपने साथियों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि अब समय आपके पास भी कम है। जितने लोगों को फायदा पहुंच सके उतने लोगों को आपको फायदा पहुंचाना है। केवल आधी घंटे की आपकी क्लास है, 45 से 50 प्रश्न लगभग है, थोड़ा फास्ट में आपको करवाने वाला हूं, समय बहुत कम है। सीधी बात करते हैं, कौन सा विकल्प सही नहीं है। देखो विकल्प सही नहीं है, तो सबसे पहले आपको नहीं को रह को पढ़ना है, तो यहां दे रखा है नहीं है। एकमात्र विवृत स्वर है क्या, बिल्कुल बात सही है कि मुखाकृति होती है, किसके आधार पर है, मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। एक होता है आपका समृद्ध, एक होता है अर्ध समृद्ध, अर्ध समृद्ध, एक होता है विवृत और एक होता है अर्ध विवृत, एक होता है अर्ध विवृत। तो विवृत स्वर होता है कौन सा, आ, एकमात्र आ ही स्वर क्या होता है, विवृत स्वर होता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, मैं अभी यहाँ भी ये बता दूंगा समृद्ध स्वर कौन से होते हैं, अर्ध स्वर कौन से होते हैं, छोटा ए और छोटा ओ अर्ध स्वर होते हैं। ई उ ये किस में आते हैं, ये बात हम अभी यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि समय आपके पास नहीं है। देखो एकमात्र विवृत स्वर पूछा जा सकता है कि विवृत स्वर, अर्थात इसका अर्थ भी पूछा जाता है अधिक खुला हुआ। विवृत का अर्थ होता है अधिक खुला हुआ, मुख का अधिक खुला हुआ, मुख का अधिक खुला हुआ क्या होता है भाई, विवृत होता है। तो मुख का अधिक खुला हुआ क्या होता है, विवृत। एकमात्र मध्य स्वर है क्या, बिल्कुल सही है। जिह्वा की स्थिति के आधार पर 3 होते हैं, एक होता है अग्रस्वर, एक होता है अग्रस्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर, ठीक है, और तीसरा होता है पश्य स्वर। तो ध्यान रखना पश्य स्वर। अब यहाँ अग्रस्वर कौन से होते हैं, ई ए ऐ और री। देखो ई, बड़ी ई,
ए, आई और री, ये तो किस में होते हैं? अग्र स्वर में। और मध्य स्वर जिसको हम केंद्रीय स्वर भी कहते हैं, मध्य स्वर जिसे हम केंद्रीय स्वर भी कहते हैं, वो एक ही होता है। ये बात भी आपकी सही है। पूछ क्या रहा है? नहीं है। री एकमात्र मूर्धन्य स्वर है, मूर्धन्य स्वर केवल री है एकमात्र, ये बात भी सही है। ई एकमात्र तालव्य स्वर है क्या? देखो तालव्य स्वर दो है, एक तो छोटा ई और एक बड़ा ई, तो ध्यान रखना तालव्य स्वर कितने होते हैं? दो होते हैं। पूछ क्या रहा है? गलत। सारी बातें सही है, केवल एक ही बात क्या है? गलत है। जो आपका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसमें भाई? कौन सा स्वर रहेगा? डी वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि एक मात्र नहीं होते हैं, एक बड़ी ई भी होता है इसके अंदर, एक मात्र नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो गया। कहीं कोई दिक्कत आ रही है क्या? सीधे प्रश्न है, आपको कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिया गया, पढ़ भी लिए होंगे, अभी पूरा विस्तार से चर्चा का है, आप लोग ज्यादा चिंता में आ जाओगे गुरुजी ने क्या बता दिया। चलो अगले प्रश्न की ओर। प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को अनिवार्य करने के लिए राजस्थान राजभाषा अधिनियम का पारित किया था। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दो आप लोग, जल्दी से प्रश्न का आंसर दो भी। क्या होगा इसका आंसर? कि प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को अनिवार्य करने के लिए राजस्थान राजभाषा अधिनियम का पारित हुआ था, 1967 में पारित हुआ था। कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न याद करना, क्योंकि राजभाषा जो है टॉपिक आपके हिंदी विषय में दे रखा है, तो मैंने एक दो प्रश्न राजभाषा से भी लिए हैं कि राजस्थान राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1967 में पारित हुआ था। ध्यान देना इस प्रश्न के ऊपर भी। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। संविधान में हिंदी भाषा के लिए प्रावधान किस भाग में है? कि संविधान के लिए जो हिंदी हमारी राजभाषा है उसका प्रावधान संविधान के कौन से भाग में दे रखा है? तो ध्यान रखना 343 आपको देखा होंगे, 343 से लेकर 351 तक के अनुच्छेदों के अंदर क्या है? 343 से लेकर 351 तक के अनुच्छेदों में राजभाषा का प्रावधान है। तो यहाँ भाग कौन सा आएगा? 17। कौन सा भाग होगा वही? 17। तो ध्यान रखना संविधान में हिंदी भाषा के लिए कौन से भाग में प्रावधान किया है? भाग 17। और अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक के अनुच्छेदों में किसका प्रयोग किया गया है? आपके राजभाषा का। बोलो सबके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ज्यादा प्रश्न इतने हार्ड नहीं है, सबसे ईजी प्रश्न है, ऊपर ऊपर के प्रश्न है, और ज्यादा सीटी में हार्ड प्रश्न नहीं पूछेगा। तो ये प्रश्न आपका हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? देखो भाई राजभाषा आयोग पूछ रहा है कि राजभाषा आयोग जो है उसका गठन कब हुआ था। सीधा सा प्रश्न है, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? सीधा प्रश्न, जल्दी बताओ भी। कि राजभाषा आयोग जो है वह 1955 में आता था, 1955 में बना था। इसमें कोई समझाने की आवश्यकता नहीं है कि राजभाषा आयोग कब गठन हुआ था? 1955 में। सब लोग आंसर दे दिए होंगे। चलो ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका आंसर दो। हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है? यहां थोड़ा सा जल्दबाजी मत कर देना, मैंने आपको सर्वनामों की संख्या पूछी है, ना कि सर्वनाम के भेद। अगर भेद की बात करते हैं सर्वनाम के, तो भेद कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं, जिसमें पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, ये होते हैं। लेकिन 6 सर्वनाम तो होते हैं, लेकिन मैंने क्या पूछा है? सर्वनामों की संख्या पूछी है। तो सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। सर्वनामों की संख्या क्या होती है? 11, जिसमें मैं, तू, यह, वह, जो, सो, कोई, क्या, कौन। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? 11 सर्वनाम होते हैं। लेकिन सर्वनाम के भेद 6 ही होते हैं। मूल सर्वनामों की संख्या कामता प्रसाद गुरु ने 11 मानी है। सीधा प्रश्न है, मत्स्य शब्द में कितनी मात्राएं हैं? देखो मात्राएं जो होती है, मात्राएं होती है वह स्वरों की गिनी जाती है। मात्राएं किनकी गिनी जाती है? स्वरों की गिनी जाती है। और स्वर होते हैं जैसे 2 होते हैं, एक तो होता है लघु स्वर, एक तो क्या होता है? लघु, और एक होता है गुरु स्वर। ध्यान रखना, लघु स्वर में आपको मैं कहूं ए आता है, छोटी आता है, छोटा ऊ आता है और री आता है। गुरु में बात करूं तो ये इसमें गुरु में बात करूं तो आ होता है, बड़ी ये होता है, बड़ा ऊ होता है, छोटा ए होता है, बड़ा ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। ध्यान देना इस प्रश्न को। इनकी तो कितनी मात्रा गिनी जाएगी? 1। इनकी कितनी मात्रा? 2। लेकिन छोटी सी बात और बता रहा हूं कि यदि कोई आधा अक्षर आ जाता है, क्या आ जाता है भाई? आधा अक्षर या आधा वर्ण आ जाता है, या कोई संयुक्त अक्षर आ जाता है, आधा अक्षर या संयुक्त अक्षर कोई भी आए, ठीक है, आधा अक्षर हो या संयुक्त अक्षर हो, और इन दोनों से पहले कोई ये लघु स्वर हो, क्या हो? लघु स्वर हो, तो वह स्वतः ही क्या हो जाता है? गुरु स्वर हो जाता है। स्वतः ही क्या हो जाता है? गुरु हो जाता है। अनुस्वार होता है उसकी 2 मात्रा, चंद्रबिंदु होता है उसकी 1 मात्रा। क्लास में मैंने हर चीज को बता दिया था, और अगर और भी डिटेल से पढ़ना है तो हमारे चैनल के साथ
9 तारीख बाद में हमारे चैनल से जुड़ो। हिंदी का एक एक विषय को 0 लेवल से पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें रिट की होने वाली जो एग्जाम है निःशुल्क है, उसमें कोई शुल्क नहीं रहेगा। 120 नंबरों की जो पूरा पेपर है उसके एक एक टॉपिक को पूरी गहराई के साथ में पहले पढ़ाऊंगा और उसके बाद में प्रत्येक टॉपिक से 60 से 70 प्रश्नों का पर डे टेस्ट लूंगा। तो टेस्ट के माध्यम से आपकी तैयारी हो जाएगी और विस्तार से आप पढ़ ही रहे हो। तो यहाँ आपका क्या पूछ रहा है, मत्स्य शब्द में, तो सीधा देखो मत्स्य शब्द में यहाँ देखो 2 अक्षर आधे आ रहे कि नहीं आ रहे। मैंने बोला आधा वर्ण आ जाता है, उससे पहले कोई लघु है तो मैं में कौन सा आ रहा है, ए। मैं में कौन से स्वर निकल रहा है, ए। तो स्वतः ही क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। इसको आ कर दीजिए, इन दोनों को हटा देते हैं तो ये में क्या निकलता है, ए। बोलो इसकी कितनी 2 मात्रा और इसकी कितनी 1 मात्रा, तो 2 और कितनी होती है 3। तो मत्स्य शब्द में कितनी मात्रा होती है, 3 मात्रा है। सीधा प्रश्न है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मत्स्य शब्द में कितनी मात्राएं हैं, 3 मात्रा हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं भाई। निम्न में से मूल सर्वनाम नहीं है। मैंने आपको बताया था कि अभी मूल सर्वनाम क्या भी है, वह भी है, आप भी है। तू तुम जो सर्वनाम है वो नहीं है, तू सर्वनाम है। ध्यान रखना, तू मूल सर्वनाम है लेकिन तुमको मूल सर्वनाम नहीं माना गया। कामता प्रसाद गुरु ने जो 11 सर्वनाम माने थे उनमें से तुमको मूल सर्वनाम नहीं माना, तू को माना है। और तू क्या है, अति निकटता, अति निकटता, अति निकटता तथा अनादर सूचक सर्वनाम, अनादर सूचक, अति निकटता तथा अनादर सूचक सर्वनाम कौन सा है, तू। लेकिन तुमको मूल सर्वनाम नहीं माना गया है। ध्यान देना इस प्रश्न के ऊपर। आप लोग पहले ये प्रश्न पढ़ते ही करोगे हाँ तुम तो मूल सर्वनाम है। ध्यान देना, तुमको मूल सर्वनाम नहीं माना गया। कामता प्रसाद गुरु ने क्या को माना, वह को माना है, आपको माना है, मैं, तू, यह, वह, जो, सो, क्या, कौन, वह, ये सारे 11 हो गए होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, समय आपके पास बहुत कम है। मुकेश मेरा मित्र है, वाक्य में सर्वनाम है। मुकेश मेरा मित्र है, वाक्य में सर्वनाम है। तो यहाँ पर सर्वनाम कौन सा है, मेरा। यहाँ सर्वनाम कौन सा है, मेरा। तो ध्यान रखना, मेरी बात सुनना। जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है उसके कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। एक होता है आपका उत्तम, एक होता है मध्यम, मध्यम पुरुष, और एक होता है अन्य पुरुष। ध्यान रखना, अन्य पुरुष। अब इसमें क्या होता है, उत्तम पुरुष होता है बोलने वाला, मध्यम पुरुष होता है सुनने वाला, और अन्य पुरुष होता है तटस्थ जो यहाँ उपस्थित नहीं है। तो उत्तम पुरुष में आता है मैं, मेरा, मुझे, मुझको, मुझसे, हम, हमारा, हमको, ये उत्तम में आता है। अर्थात उत्तम पुरुष की जो पहचान होती है वह मैं से और है से प्रारंभ होने वाले शब्द, मैं से और है से प्रारंभ होने वाले जो शब्द होते हैं वो उत्तम पुरुष में आते हैं। तो स्वाभाविक है मेरा उत्तम पुरुष आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जिन शब्दों के अंत में रा, रे, री आ जाता है तो वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम भी होगा और उत्तम पुरुष भी होगा। और अगर ऑप्शन में दोनों दे रखा है, उत्तम पुरुष और संबंधवाचक, तो वहां पर ऐसी स्थिति में हमें संबंधवाचक सर्वनाम करना है। वापस बोल रहा हूं मैं, यदि किसी शब्द के अंत में रा, रे, री आ जाता है तो वहां उत्तम पुरुष और संबंधवाचक दोनों होंगे। और अगर दोनों विकल्प में आ जाते हैं तो पहले संबंधवाचक को हमें करना है, बाद में उत्तम पुरुष को करना है। तो यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होगा, उत्तम पुरुष नहीं होगा। अगर आपसे डायरेक्टली पूछे मेरा शब्द में कौन सा सर्वनाम है तो उत्तम पुरुष कर देना। लेकिन यहाँ देखो संबंधवाचक दोनों आ रहे हैं तो यहाँ कौन सा होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा, सीधा सा। फिर बोलू दोबारा कि जिन शब्दों के अंत में रा, रे, री आ जाता है, जिन सर्वनाम शब्दों के अंत में रा, रे, री आ जाता है तो वह उत्तम पुरुष होता है। और उत्तम पुरुष हो जाता है तो वह संबंधवाचक भी होगा और उत्तम भी होगा। दोनों विकल्प में होते हैं तो पहले संबंधवाचक करना और बाद में कौन सा करना, आपको पुरुषवाचक सर्वनाम करना है। आगे देखिए, वह पढ़ रहा है, निम्न वाक्य में सर्वनाम है। जल्दी से बताइए भाई, वह पढ़ रहा है निम्न वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, जल्दी बताइए भाई। आप लोग जल्दी बताओगे तो ही इसमें समझ में आएगा। वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है निम्न वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। देखो भाई, इसमें वह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है, मैं इस चीज को मानता हूं। लेकिन यहाँ कौन सा सर्वनाम होगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ये, यह, इस और इन, वे, वह, उस और उन, ये सर्वनाम तो क्या है, निकट के लिए। ये तो निकट के लिए आते हैं और ये किसके लिए आते हैं, दूर के लिए आते हैं। तो ध्यान रखना, ये सर्वनाम चाहे अकेले आए या किसी संज्ञा के पहले या संज्ञा के साथ आए,
हर एक स्थिति के अंदर वहां कौन सा होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। मैं फिर एक बार बोल रहा हूं, ये, यह, इस, इनमें निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, चाहे ये अकेले आए या किसी संज्ञा के साथ आए। अर्थात ऐसे सर्वनाम सब जो निकट के लिए आते हैं, वह चाहे अकेले आए या किसी संज्ञा के साथ आए, वह हर एक स्थिति में निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। और दूर वाले, ये, वे, वह, उस, उन, ये शब्द आ जाते हैं ना, तो ये क्या होता है, अगर अकेले आते हैं तो कौन सा होगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, और किसी संज्ञा के साथ आते हैं तो वहां कौन सा होगा, निश्चयवाचक होगा। देखो ये तो चाहे संज्ञा के साथ आए चाहे अकेले आए, हर एक परिस्थिति के अंदर कौन सा सर्वनाम होगा, निश्चयवाचक होगा। और अगर ये किसी संज्ञा के साथ आते हैं तो ही निश्चयवाचक होगा, और अकेले आते हैं तो वहां कौन सा होगा, अनिश्चयवाचक। तो वह पढ़ रहा है, यहाँ तो क्रिया है, किसी संज्ञा के साथ ये नहीं आ रहा है, तो यहाँ कौन सा सर्वनाम हो गया, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ध्यान रखना, ये निकट वाले शब्द है, ये अकेले आए या किसी संज्ञा के साथ आए, हर परिस्थिति में निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। और ये वह, वे, उस, उन, ये शब्द क्या है, दूर के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द है। ये चाहे अकेले आए तो कौन सा होगा, अकेले आए तो कौन सा होगा, अकेले आए तो अन्य पुरुषवाचक, और किसी संज्ञा के साथ आते हैं तो कौन सा होगा, निश्चयवाचक। तो समझ में आ जाओगे, इसमें किसी संज्ञा के साथ नहीं आ रहा, अकेला आ रहा है तो वहां कौन सा होगा, अन्य पुरुषवाचक, और अगर संज्ञा के साथ आता तो कौन सा होता, निश्चयवाचक सर्वनाम। कोई दिक्कत नहीं है, और डीपली अध्ययन करना है तो बाद में बात करेंगे। वह व्यक्ति पढ़ रहा है, देखो वही प्रश्न आ गया ना आपके सामने, वह व्यक्ति, वह आ रहा है, दूर वाला शब्द है, और व्यक्ति क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा के साथ आ रहा है। तो ध्यान रखना, अगर दूर वाले शब्द किसी संज्ञा के साथ आ जाते हैं तो कौन सा होता है, निश्चयवाचक, और अकेले आते हैं तो कौन सा होता है, अन्यवाचक, अन्य पुरुषवाचक। और यह, ये, इस, इन, ये चाहे अकेले आए चाहे किसी संज्ञा के साथ आए, हर परिस्थिति में निश्चयवाचक होगा। वह, वे, उस, उन, अकेले आते हैं, किसी संज्ञा के साथ नहीं आते हैं तो अन्य पुरुषवाचक, और अगर किसी संज्ञा के साथ आते हैं तो निश्चयवाचक। मैंने आपको समझा दिया और आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं बात। वह नीला पेन है, रेखांकित शब्द में, रेखांकित शब्द है, तो नीला शब्द है ना, वो उद्देश्य विशेषण है कि विधेय विशेषण है कि प्रविशेषण है या विशेष्य है, जल्दी से बताइए बेटा इसका आंसर, जल्दी बताइए भाई कि इसमें कौन सा है। तो ध्यान रखना, मैं बोलता हूं आपको, नीला जो होता है, अर्थात उद्देश्य विशेषण कैसे कहते हैं कि अगर विशेषण शब्द, वह विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा के पहले आते हैं, वह विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा से पहले आते हैं, तो ध्यान रखना, उद्देश्य विशेषण को किसे कहते हैं, संज्ञा से पहले। उद्देश्य विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा से पहले। संज्ञा, वह विशेषण शब्द, वह विशेषण शब्द, वह विशेषण जो संज्ञा से पहले आई, वह तो क्या होगा, उद्देश्य विशेषण। और संज्ञा के बाद में आई, संज्ञा के बाद में, संज्ञा के बाद में आई, वह कौन सा होगा, विधेय विशेषण। और प्रविशेषण क्या होता है कि जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, विशेषण की विशेषता बताते हैं। जैसे अच्छा तो है, जैसे मैंने यहां पर लिखा, श्याम बहुत अच्छा बालक है, श्याम बहुत अच्छा बालक है, श्याम बहुत अच्छा बालक है, ये लिखा कि नहीं लिखा। तो यहां पर अच्छा विशेषण है। अब अच्छे की विशेषता बता रहा है क्या, बहुत है, तो बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण। समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से कि अगर कोई विशेषण शब्द संज्ञा से पहले आता है तो उसे उद्देश्य विशेषण कहते हैं, और कोई विशेषण शब्द संज्ञा के बाद में आता है तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। और जो संज्ञा के विशेषण की विशेषता बताता है कि इसमें अच्छा विशेषण है, अब अच्छे की भी विशेषता बता रहा है कि कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो उसे प्रविशेषण कहते हैं। और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं, विशेष्य। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेष्य, विशेषण नहीं कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं, वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण। अब देखो श्याम क्या है, श्याम क्या है, या श्याम की विशेषता बता रहा है कि श्याम क्या है, बालक है, तो बालक शब्द क्या हो गया, विशेषण। बहुत शब्द क्या हो गया, प्रविशेषण। समझ में आ रहा होगा, बहुत शब्द प्रविशेषण, बालक शब्द आपका विशेष्य, और अच्छा जो है वह क्या हो गया आपका विशेषण। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, वह नीला पेन है, तो पेन क्या है यहाँ पर, संज्ञा दिख रहा है ना, पेन संज्ञा है, और संज्ञा से पहले क्या आ रहा है, विशेषण शब्द। तो मैंने बोला जो विशेषण शब्द संज्ञा से पहले आता है तो वहां कौन सा होता है, उद्देश्य विशेषण। तो आंसर क्या हो गया इसका, उद्देश्य विशेषण। और अगर मैं इसको यही शब्द ऐसा लिख देता कि वह पेन नीला है,
वह पेन नीला है। तो संज्ञा के बाद में विशेषण शब्द आ रहा है तो वो क्या हो गया, विधेय विशेषण। स्वाभाविक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वह नीला पेन है रेखांकित शब्द में कौन सा है भाई, उद्देश्य विशेषण। आंसर क्या होगा इसका, उद्देश्य विशेषण। जल्दी जल्दी जितने भी साथी आप लोग हो वो इस वीडियो को शेयर करते रहिए और प्रश्न कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं बहुत अच्छे प्रश्नों का समावेश आपके सामने लेके आया हूं, समय बहुत कम था अतः आप भी तैयारी कर रहे हो। चलो अगले प्रश्न के पास चलते हैं। निम्न में से संयुक्त क्रिया है, देखो संयुक्त क्रिया रचना के आधार पर जो क्रिया होती है वो 7 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 7 प्रकार की होती है। जो जैसे मैंने आपको पहली कहा इसको हम कहते हैं रूढ़ क्रिया, इसको हम क्या कहते हैं, रूढ़ क्रिया। पहली क्रिया कौन सी है, रूढ़ क्रिया। इसको हम मूल क्रिया भी कहते हैं कि जहां पर क्रिया के मूल रूप में से ना हटा दे, क्रिया के मूल रूप जो है उसमें से ना हटा दे तो उसे रूढ़ क्रिया कहते हैं। तो शाम तू पढ़, शाम तू पढ़, पढ़ना ना क्रिया थी, ना को हटा दिया तो पढ़ी आ गया, तो ये तो रूढ़ या मूल क्रिया हो गई। तो इसमें तो रूढ़ या मूल क्रिया पूछ क्या रहा है, संयुक्त क्रिया। अब संयुक्त क्रिया की परिभाषा क्या होती है, सुनना। जिस वाक्य में 2 क्रियाएं हो लेकिन कार्य का एक ही होना पाया जाए। जिस वाक्य में क्रियाएं तो कितनी हो, 2 हो लेकिन कार्य का एक ही होना पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया। कि जिस वाक्य में 2 क्रियाएं हो और कार्य का एक ही होना पाया जाए वहां कौन सा होता है, संयुक्त क्रिया। तो देखो राधा रोने लगी, यहां क्या है, क्रिया तो 2 है लेकिन कार्य एक ही हो रहा। एक तो रोना और एक लगना, 2 क्रियाएं हो रही है कि नहीं हो रही है लेकिन कार्य एक ही हो रहा है। तो परिभाषा भी क्या है संयुक्त क्रिया की, कि जहां पर 2 क्रियाएं हो और कार्य का एक ही होना पाया जाए उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, ब नंबर का ऑप्शन। अब आप कहोगे सर वे नाचते गाते आ रहे हैं, इसका क्या होगा, जिस वाक्य में क्रियाएं 2 हो और कार्य भी 2 हो, जिस वाक्य में 2 क्रियाएं हो और कार्य भी 2 हो उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई, यौगिक क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य में 2 क्रियाएं हो और कार्य भी 2 हो उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। तो नाचना एक कार्य है और गाना 2 कार्य है, क्रियाएं भी 2 और कार्य भी 2 हो रहे हैं। तो यहां पर क्या हो गया बेटा, यौगिक क्रिया हो गया। वे पढ़ते पढ़ते, एक ही क्रिया क्या हो रही है, बार बार आई है तो पुनः उक्त क्रिया। जहां पर एक क्रिया का बार बार आना पुनः उक्त क्रिया होती है। मैंने 4 ऑप्शनों के अंदर 4 तो कंप्लीट करवा दी, बची कितनी, 3। एक तो अनुकरणात्मक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया में क्या होता है, मिनमिनाना, फड़फड़ाना, सरसराना, ये किस में आता है, अनुकरणात्मक में। एक होती है नाम धातु की संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द और विशेषण शब्द। इनके अंत में अगर आप ना लगा देते हो, जैसे गर्म शब्द क्या है, गर्म शब्द क्या है, विशेषण। गर्म शब्द क्या है, विशेषण, तो क्या हो गया, गरमाना, ठीक है। शर्म शब्द क्या है, संज्ञा, शर्माना, ठीक है। शर्म शब्द क्या है, शर्माना, तो संज्ञा शब्द हो गया, सर्वनाम शब्द हो गया और विशेषण शब्द हो गया। इनके अंत में ना लगा देते हैं तो वो नाम धातु क्रिया। अब आप कहोगे अपना, तो अपनाना, अपनाना, तो ये सारी हो गई, मैंने साथ के साथ स्पष्ट कर दी। चलो आगे चलते हैं। प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। शानदार प्रश्नों का समावेश आपके सामने लेके आया हूं। जल्दी जल्दी वीडियो को जितने भी लोग साथी जुड़े हुए हैं वह वीडियो को शेयर कीजिए और सभी को अग्रिम शुभकामनाएं हैं। कल आपकी एग्जाम है, सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। जल्दी से बताइए भाई, निम्न में से अकर्मक क्रिया नहीं है। देखो अकर्मक क्रिया पूछ रहा है तो मैंने आपको कहा था किसी भी वाक्य में क्या और किसको से प्रश्न करो, क्या और किसको से प्रश्न करो। वही क्या करना है, क्या और किसको से प्रश्न करना है। और यदि जवाब निकल जाता है, जवाब निकले, सही जवाब निकले तो कौन सी होगी, सकर्मक। कौन सी होगी, सकर्मक। और जवाब नहीं निकले तो कौन सी होगी, अकर्मक। सीधा सा प्रश्न है। मैं फास्टली पढ़ा रहा हूं, मैं मानता हूं इस बात को, क्योंकि आप लोग कहोगे गुरुजी क्या रामायण गा रहे हो। देखो मुझे नुकसान हो रहा है, मैं मानता हूं इस चीज को, लेकिन आपका समय मैं खराब नहीं करना चाहता। इस वजह से मैं इस वीडियो को फास्टली कर रहा हूं और आप लोग भी ज्यादा फास्ट इसको देखोगे तो समय सही बचेगा। निम्न में से अकर्मक क्रिया नहीं है। देखो क्या उड़ना, किसको उड़ना नहीं पता ना, तो यहाँ हंसना, रोना, ये सब अकर्मक क्रियाएं हैं। और पढ़ना, जिसे पुस्तक पढ़ना, ये तो हो सकता है। तो इसमें कौन सा सीधा सा प्रश्न है, अकर्मक क्रिया नहीं है। पढ़ना एक सकर्मक क्रिया और तीनों क्या है, अकर्मक क्रिया है। समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत इस प्रश्न में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। निम्न में से असत्य कथन है, असत्य कथन को बताना है।
अकर्मक क्रिया के क्या दो भेद होते हैं क्या? बिल्कुल अकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं क्या? देखो आप लोग आंसर दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो ये चीज मैं नहीं देख रहा हूं अभी, मुझे केवल आपके इन प्रश्नों को हल करवाना है कि क्या पता इनमें से एक दो प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ जाए या इसी शैली के कोई प्रश्न आ जाए तो आप लोग वास्तव में करके आ जाओगे। तो अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं भाई? दो भेद होते हैं, बिल्कुल सही है। एक तो होता है पूर्ण अकर्मक और एक होता है अपूर्ण अकर्मक। अब पूर्ण अकर्मक किसे कहते हैं कि पूर्ण अकर्मक क्रिया के साथ कभी भी कर्म नहीं बिठाया जा सकता। किसी भी स्थिति में क्रिया के साथ यदि कर्म नहीं बिठाया जा सकता तो उसे पूर्ण अकर्मक कहते हैं। और अगर क्रिया के साथ कर्म बिठाया जा सकता, कर्म हो नहीं हो, यदि वाक्य में कर्म क्रिया के साथ कर्म नहीं दे रखा हो लेकिन बिठाया जा सकता है, उसे अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो असत्य कथन पूछा है, ये बात तो सत्य है। विस्तार से चर्चा करना चाहते हो इस विषय के ऊपर, एसआई की तैयारी करना चाहते हो, इसके अलावा रीट की जो एग्जाम है उसकी 20 दिवसीय क्लास हम ऑफलाइन चालू करने वाले हैं। जो भी साथी हमारे से जुड़ना चाहते हैं, हमारे ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट है सोमवार से, तो आओ और कोचिंग में संपर्क करो। जितने भी आप कहोगे उस बैच के, हमारे यहाँ जो भी बैच है आपको सूचित कर दिया जाएगा, आप एक बार आकर मिल लेना भाई। सकर्मक क्रिया में कर्ता प्रधान होता है क्या? मैंने आपको बार बार बताता हूँ कि सकर्मक क्रिया में कर्ता प्रधान ना होकर कौन होता है? कर्म प्रधान होता है। तो गलत कथन पूछ रहा है तो यही क्या हो गया? गलत हो गया। कर्म के आधार पे क्रिया के दो भेद होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। ये बात भी सही है। देखो कर्ता के आधार पर क्रिया क्या चार प्रकार की होती है क्या? बिल्कुल होती है, कृतार्थक, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक और पश्चकालिक। फिर बोल रहा हूँ, कृतार्थक, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक और पश्चकालिक, चार प्रकार की होती है। ये बात भी सही है। असत्य कथन पूछ रहा है तो दूसरा आंसर क्या हो गया इसमें? सही हो गया। दूसरा आंसर क्या हो गया इसमें? सही हो गया। ठीक है, यहाँ कर्ता ना आकर कर्म आएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न बहुत अच्छे हुए, बताइए भाई, जल्दी बताओ। मैं आपके कमेंट का इंतजार नहीं कर रहा हूं क्योंकि कमेंट के चक्कर में आपका 1-2 मिनट खराब हो जाता है, इस वजह से मैं सभी प्रश्नों को स्वयं हल करवा रहा हूं। तो देखिए, घोड़ा तेज दौड़ता है, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण अव्यय पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? क्रिया विशेषण अव्यय पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो क्रिया विशेषण अव्यय है ना, वो कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। जिसमें पहला कौन सा होता है? रीतिवाचक। पहला कौन सा होता है? रीतिवाचक। दूसरा कौन सा होता है? कालवाचक। कौन सा होता है? कालवाचक। तीसरा कौन सा होता है? स्थानवाचक। कौन सा होता है बेटा? स्थानवाचक। ठीक है, और चौथा कौन सा होता है? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक। ध्यान रखना, क्रिया विशेषण अव्यय वैसे तो 32 भेद होते हैं, लेकिन मुख्यतः 4 ही भेद होते हैं, जो 4 मैंने आपको बताया। अब रीतिवाचक की पहचान करने के लिए क्रिया के साथ क्या लगाओ? कैसे। कालवाचक की पहचान करने के लिए क्रिया के साथ क्या लगाओ? कब। और स्थानवाचक की पहचान करने के लिए क्रिया के साथ क्या लगाओ? कहाँ। ठीक है, और परिमाणवाचक की पहचान करने के लिए क्या लगाओ? कितना शब्द लगाओ। तो यहाँ आपका सीधा सा प्रश्न आ सकता है, घोड़ा तेज दौड़ता है, बताओ। यहाँ से पहले नीचे चलते हैं। घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा कितना दौड़ता है? नहीं निकल रहा जवाब। घोड़ा कहाँ दौड़ता है? नहीं निकल रहा जवाब। घोड़ा कब दौड़ता है? निकल रहा है क्या जवाब? घोड़ा कैसे दौड़ता है? अरे घोड़ा कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो इसमें घोड़ा तेज दौड़ता है, तो यहाँ कौन सा हो गया भाई? कैसे का जवाब निकल रहा है और किसी का जवाब नहीं निकल रहा, तो यहाँ कौन सा हो गया? रीतिवाचक हो गया। इनका एक एक एग्जाम्पल और दूं क्या? जैसे मैंने कहा श्याम कल आएगा, श्याम कल आएगा, मैंने यहाँ पर लिखा श्याम कल आएगा, श्याम कल आएगा, श्याम कल आएगा। श्याम कैसे आएगा? नहीं पता। श्याम कब आएगा? कल आएगा। तो कौन सा हो गया? कालवाचक। मैंने कहा राधा इधर आओ, मैंने क्या कहा? राधा इधर आओ, राधा इधर आओ। राधा कैसे आओ? नहीं पता। राधा कब आओ? नहीं पता। राधा कहाँ आओ? इधर आओ। तो यहाँ कौन सा हो गया? स्थानवाचक हो गया। कहीं कोई दिक्कत आ रही है क्या? सीधा सा प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। इसमें रीतिवाचक आपका ऑप्शन सही होगा। अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं दोबारा उसका एक्सप्लेन आपको डाल दूंगा। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न बताओ, दिख रहा होगा, थोड़ा स्लाइड को चेंज किया गया है यहाँ पर। किस विकल्प में सही लिंग परिवर्तन नहीं हुआ है? क्या साधु का साध्वी होता है क्या? यहाँ पुल्लिंग दे रखा है एक तरफ और एक तरफ क्या दे रखा है? स्त्रीलिंग। इस टॉपिक को जरूर पढ़ के जाना भाई। और मैं कमेंट में आपको पूछ रहा हूँ कि तौलिया स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? जरूर कमेंट करके मुझे बताइए, तौलिया जो होता है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? जरूर
जो भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं या जब भी इस वीडियो को आप देखते हो, कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि तौलिया स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। मैं सबके कमेंट चेक करूंगा कौन कौन विद्यार्थी जवाब दे रहे हैं। जो भी विद्यार्थी जवाब देगा, चाहे सही दो या गलत दो, मैं इसे मानूंगा कि वास्तव में विद्यार्थी मेरे वीडियो के प्रति रुचि रखता है और हम उसके प्रति जो भी हमारा दायित्व होगा हम उसका निर्वहन करेंगे। साधु का क्या साधु होता है क्या? बिल्कुल ये बात तो सही है। चौधरी का क्या चौधराइन होता है क्या? ये बात भी सही है। अनाथ का क्या अनाथा होता है क्या? ये बात भी सही है। नेता का क्या नेताइन होता है क्या? नहीं होता है। नेता का नेत्री होता है। नेता का स्त्रीलिंग क्या होता है? नेत्री। क्या होता है बेटा? नेत्री। ध्यान रखना, नेता का स्त्रीलिंग क्या होता है? नेत्री। तो ये भी आपका प्रश्न कौन सा पूछे? सही नहीं है। तो ये तीन तो सही है, ऑप्शन ये हो गया सही। चलो, यदि राम नहीं आया होता तो हम कार्य संपन्न नहीं कर पाते। यदि राम नहीं आया होता तो हम कार्य नहीं संपन्न कर पाते। ध्यान रखना, इस वाक्य में क्या बताई जा रही है? शर्त। और जहां पर भी शर्त बताई जाती है वह हेतु मध्यकाल होता है। अब वो भूतकाल होता है भविष्य। अब भविष्य की बता रहा तो भविष्य काल हो जाएगा, और भूतकाल बताएगा तो भूतकाल। नहीं आया हो, ये क्या पूछ रहा है? यदि राम नहीं आया होता तो हम कार्य संपन्न नहीं कर पाते, अर्थात कार्य हो गया कंप्लीटली, उसके बारे में कह रहे हैं, तो भूतकाल हो गया। हेतु मध्य भूतकाल, सीधा सा प्रश्न है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। काल के टॉपिक को वैसे मैंने पढ़ा दिया कंप्लीट से। जहां पर शर्त का, अरे तुम पढ़ते तो पास हो जाते, तो शर्त है कि नहीं है? तो यहाँ जहां शर्त आ जाती है तो वहां कौन सा होता है? हेतु मध्य भूतकाल होता है। यही एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। जहां पर शर्त का बोध हो जाता है कि तुम मुझे नहीं लाते तो मैं नौकरी लग जाता, तो यहाँ शर्त हो रही है, तो यहाँ शर्त आ जाता है, वहां हेतु मध्य भूतकाल होता है। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सामान्य भूतकाल के कितने वेद होते हैं? देखो भाई, भूतकाल के मुख्यतः कितने वेद होते हैं? 6 वेद होते हैं। वर्तमान काल के 5 वेद होते हैं और भविष्य काल के 4 वेद होते हैं। सीधा प्रश्न है। सही संधि व संधि विच्छेद का किस विकल्प में है? नदी धन आमुख नद्यामुख, बिल्कुल सही है। इसमें यण संधि है। नद्यामुख में कौन सी संधि है? यण संधि है। और यण संधि की मैंने पहचान आपको बताई थी कि शब्द में क्या होगा? आधा अक्षर। शब्द में क्या होगा? आधा अक्षर। और आधे अक्षर के साथ में क्या होगा? य, व या र होगा। तो वहां पर कौन सी संधि होगी? यण संधि। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहां पर किया अन्वय। क्या किया? अन्वय। बोलो, आधा अक्षर है ये रहा, और उसके साथ में ये वरा में से कोई एक है? बिल्कुल है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? अन को पूरा उतार देंगे, तो अनुधन अय। मैंने आपको बता दिया ये आता है, अगर आधे अक्षर के आगे यह आता है तो किसकी मात्रा लगाओगे? ई की मात्रा। व आता है तो किसकी मात्रा लगाओगे? ऊ की मात्रा। और र आता है तो किसकी मात्रा लगाओगे? री की मात्रा लगाओगे। तो सीधा सा प्रश्न है, यहाँ पर यह आ रहा है और द आधा है। देखो यहाँ पर दवाज वाला द तो क्या है? आधा, और ये क्या है? पूरा। तो इस द को पूरा उतार दिया। और अगर नदी में छोटी की मात्रा आती है एक बड़ी की, तो सबको पता है बड़ी की मात्रा आती है। बचा कौन सा? आमुख। तो यहाँ नदी धन आमुख हो गया। ठीक है, मैं अभी आगे इसका बता देता हूं, देवागमन का। यहाँ देखो आप लोग, देव्यागमन, यहाँ शब्द दे रखा है आपके। बोलो, आधा अक्षर है, उसके आगे ये वाला में से कोई एक है, तो आधे अक्षर को क्या उतार देते हैं? पूरा उतार देते हैं। यह है तो किसकी मात्रा? ई की मात्रा। और हमेशा देवी हो, पत्नी हो, महारानी हो, कोई भी हो, उसमें बड़ी की मात्रा आती है। महिला वर्ग में किसी का नाम भी हो तो बड़ी मात्रा आती है। तो देवी धन, अब ये दोनों काम हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा? आगमन। तो देख लो यहाँ पर मिल गया होगा देवी धन आगमन। यहाँ देखो आधा अक्षर है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? इसके ठीक आगे क्या है? यहाँ पर यह है, तो हमारे पास क्या बचा? सक बचा। अब यह है तो एक की मात्रा लगा दो, तो सती धन आगमन। यह बात भी सही है। तो तीनों ही बात सही है। क्या पूछ रहा है? विकल्प में सही है। उपयुक्त सभी सही होगा इसके अंदर। क्वेश्चन देख जाना इसको, अच्छा प्रश्न है, रिवीजन करवाना है आपको। ऐसा देखना है कि हमारे जितने भी प्रश्न आ रहे हैं उनमें से कितने प्रश्न हमारे सही हो रहे हैं। एक बार लास्ट के अंदर कमेंट करके जरूर बताएं कि जितने आपके गुरुजी प्रश्न हैं उनमें से हमारे प्रश्न इतने सही हो रहे हैं। सब लोग बताएंगे भी। आगे बताइए, विनायक शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? देखो यहाँ पर आप विनायक दीर्घ संधि मत कर देना, विनायक में दीर्घ संधि मत कर देना। यहाँ देखो इन दोनों की ध्वनि देखो क्या निकल रही है? आई निकले। यहाँ देखो इन दोनों की ध्वनि क्या निकल रही है? आई। और आई आते ही कौन सी संधि हो जाती है? अयादी संधि। कौन सी संधि हो जाती है? अयादी संधि हो जाती है। तो ध्यान देना, हमारे पास क्या बचा? विन बचा। अब ये जो आई होता है वो बड़े ए के द्वारा बनता है। आई किसके द्वारा बनता है? बड़े ए के द्वारा। तो बड़ा ए की मात्रा उतार दो। अब ये आ भी ऊपर आ गया, ये भी ऊपर आ गया, तो ये में क्या निकल रहा है? ए और कै। तो विनेधन अक जो शब्द है वह क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। तो विनेधन अक किस में है? पहले ऑप्शन में है।
तो इस विनायक का संधि विच्छेद क्या होगा, विनेदन होगा। इनमें से ये कोई सा भी नहीं होगा, केवल एक ऑप्शन सही है, जिसका भी पहला ऑप्शन क्या था, वह पहला ऑप्शन जिसने दिया था आंसर उसका क्या हो गया, सही हो गया। चलो भाई, प्रभावित शब्द में देखो, मैं इस प्रश्न को वापस यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ देखो सब लोग देखना, आप लोग, प्रभावित शब्द है। यहाँ देखो आओ शब्द लिख रहा है, नहीं लिख रहा, तो हमारे पास क्या बचा, परभो बचा, पर भी बचा। अब आओ किसके द्वारा बनता है, बड़े ओ के द्वारा। किसके द्वारा, बड़े ओ के द्वारा। तो बड़ा ओ, देखो मैंने आपको कहा था एक तो निकलता है आई है, एक आता है आई, एक आता है अव और एक आता है आव। ये जो बनता है वो छोटे ए के द्वारा, ये जो बनता है वह बड़े ए के द्वारा, ये जो बनता है वह छोटे ओ के द्वारा और ये जो बनता है वह बड़े ओ के द्वारा। सीधा सा प्रश्न है, कहीं कोई दिक्कत आपकी नहीं आना चाहिए। तो प्रभाव हो गया, ये आओ भी नीचे आ गया, ये भी नीचे आ गया, वह की ये जो मात्रा बचती है तो ये क्या हो गया, इत। अब प्रबोधन इत किस ऑप्शन में है, सीधा सा मिला सकते हो। ये भी पहला ही ऑप्शन आपका क्या है, सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही हो गया। देखो भाई, मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, आप लोगों को लग रहा होगा कि सर रुक ही नहीं रहे हैं, बहुत फास्ट बोल रहे हैं। मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि अब मैं मेरे फायदे के लिए मेरे विद्यार्थियों का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। इस वजह से मैं इन प्रश्नों को थोड़ा फास्टली कर रहा हूँ। आपका एक रिविजन हो जाएगा कि हाँ गुरुजी ने कैसे कैसे बताया था, ये बता देना है आपको। ठीक है, चलो आगे प्रश्न की ओर चलो। ठीक है, कौन सा संधि विच्छेद गलत नहीं है, कौन सा संधि विच्छेद गलत नहीं है। तो पहला देखो यहाँ दे रखा है मन है धन चिकित्सक, क्या दे रखा है, मन है धन चिकित्सक। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ क्या आ रहा है, न में क्या आ रहा है, ए स्वर आ रहा है, इधर क्या आ रहा है विसर्ग और इधर क्या आ रहा है च। तो ध्यान रखना, यदि ए स्वर हो, यदि ए स्वर हो, विसर्ग से पहले तो क्या हो, ए स्वर, और विसर्ग के बाद क च हो, तो सॉरी च हो ना, तो इस विसर्ग में क्या कर देते हैं, विसर्ग का हम क्या कर देते हैं, श कर देते हैं। ध्यान रखना, यदि विसर्ग से पहले ऐश्वर हो तथा विसर्ग के बाद में च हो, यदि विसर्ग से पहले क्या हो ऐश्वर और विसर्ग के बाद में च हो, तो विसर्ग का क्या कर देते हैं, श कर देते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ क्या बन जाएगा, मन है। अब यहाँ ओ कर दिया, क्यों करेगा भाई, ओ क्यों होगा, यहाँ तो स होगा, तो मनस चिकित्सा क्या होगा भाई, मनस चिकित्सक है, मनस चिकित्सक, ये शब्द सही होगा इसमें। ये आपका गलत हो गया, मनोचिकित्सक नहीं होता है, मनस चिकित्सक होता है। ठीक है, सीधा सा प्रश्न है, इसमें क्या पूछ रहा है, ये प्रश्न गलत नहीं है, सही पूछ रहा है, तो ये तो आपका क्या है, गलत है। मन है धन कामना, तो ध्यान रखना विसर्ग से पहले ऐश्वर हो और उसके बाद में कै हो, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, विसर्ग ही रह जाता है, विसर्ग का क्या रह जाता है, विसर्ग ही रह जाता है। तो यहाँ पर किसी प्रकार का ओ नहीं आएगा, यहाँ पर विसर्ग ही आएगा। कोई, मैंने कहा ना, हिंदी की डिक्शनरी में मनोकामना शब्द नहीं है, मन है कामना शब्द लिखा हुआ है, मनोकामना शब्द कहीं नहीं लिखा हुआ। हम ईश्वर के सामने जाते हैं और ईश्वर से कहते हैं कि हे ईश्वर मेरी मनोकामना पूर्ण करो। अरे भाई कोई शब्द ही नहीं है तो ईश्वर हमारी मनोकामना कैसे पूर्ण करेंगे। तो आज के बाद ईश्वर के सामने मनोकामना नहीं लेके जाना है, मन है कामना है कि हे ईश्वर मेरी मन है कामना, मन की जो कामना है उसको पूरी करो। तो यहाँ तभी हमारी मनोकामना, मन है कामना पूरी होगी। तो ये भी शब्द गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रातः काल, बिल्कुल ये बात सही है, प्रातः काल, और ये जो होता है ना ये सही है, और इसमें ये विसर्ग नहीं आएगा, विसर्ग नहीं आता है, ध्यान रखना इस बात को, विसर्ग का लोप हो जाता है। यदि विसर्ग से पहले ऐश्वर और विसर्ग के बाद में ऐश्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तो पूछ क्या रहा है, गलत नहीं है, तो सी ऑप्शन गलत नहीं है और सभी ऑप्शन क्या है आपके गलत है। ठीक है, कोई दिक्कत आ रही होगी तो मुझे बता देना भाई कमेंट में, थोड़ा सा जल्दबाजी में कुछ गलतियां हो जाती है, मिस्टेक हो जाए तो बता देना एक बार। यहाँ तीसरा ऑप्शन सही है बिल्कुल। चलो ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ भाई तुम लोग, जल्दी बताओ कौन सा है ये, निष्काम शब्द में संधि विच्छेद को थोड़ा बाद में देखेंगे। ये देखो, राम के बदले श्याम वहां आ गया, वाक्य में अव्यय है, राम के बदले। तो यहाँ देखो ये चीज देखो, के बदले, मैंने कहा था अव्यय पूछ रहा है, और आपको एक तो मैंने बता दिया क्रिया विशेषण अव्यय बता दिया आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। विषमादि बोधक अव्यय होता है जिसमें हर्ष, शोक, घृणा, तिरस्कार, उपकार ऐसे शब्द होते हैं। हर्ष हो जाए, शोक हो जाए, घृणा हो जाए, तिरस्कार हो जाए, ये शब्द विषमादि बोधक में आते हैं। समुच्चय बोधक में क्या होता है कि दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए और, किंतु, लेकिन, बल्कि, इसलिए, तो ये शब्द प्रयोग करते हैं। और संबंध बोधक में तीन शब्द याद रखो, के बदले, के वास्ते, के बदले, के बदले, के वास्ते,
के तरीके ये शब्द आ जाते हैं ना, तो वहां पर आपको क्या करना है भाई, संबंध बोधक अव्यय करना है। तो सीधा सा है के बदले के वास्ते शब्द आ जाता है, अव्यय पूछ लेता है। ध्यान रखना मैं बोल रहा हूँ फिर के बदले के वास्ते के लिए ये शब्द आ जाते हैं, तो वहां कौन सा करना है, संबंधवाचक आपको अव्यय करना है। मैंने आपको समुच्चय बोधक बताया, दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए समुच्चय शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिसमें और, किंतु, लेकिन, बल्कि, तथा, तो, ये, इसलिए ये शब्द किसमें आते हैं, समुच्चय में। क्रिया विशेषण मैंने आपको बताया 4 प्रकार का, रीतिवाचक कैसे से पहचान होती है, कालवाचक कब से पहचान होती है, स्थानवाचक कहाँ से पहचान होती है, परिमाणवाचक कितना से पहचान होती है। विस्मादि बताया, कोई शोक हो जाए, कोई घृणा, तिरस्कार या फिर शोक, घृणा, तिरस्कार, हर्ष, आश्चर्य, खुशी, ये सब किस में आएंगे, विस्मादि बोधक में आएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से वाक्य का तत्व नहीं है। मैंने आपको कहा था वाक्य के तत्व पूछ रहा है, ये वाक्य के क्या पूछ रहा है, तत्व पूछ रहा है। और वाक्य के तत्व कितने होते हैं, 6 होते हैं। वाक्य के तत्व कितने होते हैं, 6 होते हैं। ध्यान रखना 6 कौन कौन से होते हैं। एक तो पदक्रम होता है, एक तो क्या होता है, पदक्रम। ध्यान रखना, पहले की बात करते हैं तो पहला तो होता है सार्थकता। क्या होता है, सार्थकता। दूसरा होता है पदक्रम, दूसरा होता है पदक्रम। ठीक है, तीसरा जो होता है वह क्या होता है, योग्यता। सॉरी, तीसरा जो होता है योग्यता। और चौथा जो होता है योग्यता के बाद में आसक्ति, जिसको हम निकटता भी बोलते हैं, आसक्ति होता है। 4 हो गए ना। और 5वां होता है अन्वय। सॉरी, 5वां जो होता है वह होता है अन्वय। और 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5, योग्यता, पद, सार्थकता, पदक्रम, योग्यता, आसक्ति, अन्वय, और छठा होता है आकांक्षा। ये 6 होते हैं भाई। पदक्रम कितने होते हैं, 6 होते हैं। अर्थात वाक्य में तत्व कितने होते हैं, 6। एक तो होता है सार्थकता, अर्थात कोई भी वाक्य होता है उसका कोई ना कोई सार्थक अर्थ होना चाहिए, तो वो वाक्य की श्रेणी में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। पदक्रम अर्थात वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया, ऐसा एक पदक्रम होना चाहिए। जैसे मैंने बोला राम है खाना खाता, राम है खाना खाता, तो पदक्रम सही नहीं है। योग्यता क्या होती है कि भाई जो योग्यता होता है किस क्रिया जो होती है, जो कार्य हो रहा है ना वाक्य में, जो कार्य हो रहा है वो समय और स्थान के अनुसार होना चाहिए। वाक्य में कार्य समय और स्थान के अनुसार होना चाहिए, कि जो कार्य किया जा रहा है वो समय के अनुसार या स्थान के अनुसार किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, तो वहां कौन सा होगा, योग्यता होगा। आसक्ति, हिंदी में 2 शब्दों के बीच में एक वर्ण जितनी आवृत्ति होनी चाहिए, अर्थात ज्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए, उसे आसक्ति कहते हैं। अन्वय, जो क्रिया होती है वो संज्ञा कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होनी चाहिए। आकांक्षा, वाक्य में कुछ भी जानने की इच्छा शेष नहीं रहनी चाहिए। तो ये तीनों तो हैं। उद्देश्य तो क्या है, अंग है। वाक्य का क्या है, ये तो अंग है, तत्व नहीं है। तो सीधा सा प्रश्न है, वाक्य का तत्व नहीं है, उद्देश्य नहीं है। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं भाई। श्याम पढ़ रहा है, किस प्रकार का वाक्य का भेद है। सीधा सा है कि वाक्य में किसी कार्य का होना पाया जा रहा है, तो वाक्य में कोई कार्य किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, तो विधानवाचक हो गया। निषेध में नकारात्मक वचन आता है। प्रश्नवाचक में क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह का होता है। आज्ञात में कोई आदेश दिया जाता है। तो यहाँ पर कोई क्रिया हो रही है, श्याम पढ़ रहा है, कार्य का होना है, कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अतः क्रिया का होना है, इसमें तो कौन सा हो गया, विधानवाचक। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर। अध्यापक ने कहा कि कल परीक्षा होगी, वाक्य में भेद है। तो यहाँ देखिए की आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, की आ रहा है। तो मैंने कहा था एक तो वाक्य जो होता है साधारण वाक्य होता है, इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। वाक्य में अंग अगर पूछे, ध्यान देना मैंने आपको बताया नहीं, सॉरी, वाक्य के अंग यदि पूछे तो वाक्य के अंग कितने होते हैं, 2। एक तो होता है उद्देश्य, एक तो क्या होता है उद्देश्य, और एक क्या होता है विधेय। एक तो क्या होता है उद्देश्य और एक विधेय। अब ये उद्देश्य किसे कहते हैं, कर्ता या कर्ता के विस्तारक को, कर्ता के विस्तारक को। और इस विधेय किसे कहते हैं, कर्म को या फिर कर्म के विस्तारक को कहते हैं। ये चीजें हमने पढ़ ली है। तो की आ गया, तो जहां रखना की से शुरुआत वाक्य हो रहा तो मिश्र या मिश्रित वाक्य हो गया। इसमें दो साधारण वाक्यों के बीच में संयोजक शब्द जुड़े होते हैं। साधारण वाक्य मैंने आपको बता दिया। रूढ़ क्या होता है, जिनके शब्दों के टुकड़े नहीं होते उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। द्वंद्व समास के भेद कितने होते हैं, तो द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं भाई, 2 होते हैं कि 3 होते हैं कि 4 होते हैं कि 5 होते हैं, जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी बताइए इसको। ठीक है, तो ध्यान रखना द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। इतरेतर द्वंद्व समास, एक तो कौन सा होता है, इतरेतर, इतरेतर होता है एक तो, एक होता है समाहार,
एक होता है वैकल्पिक, ये 3 होते हैं, ध्यान रखना। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं जिसे ध्यान रखना, आपके सामने एक शब्द है रात दिन। रात दिन में कौन सा समास है, बताइए जल्दी से कमेंट करके बताओ कि रात दिन में इन तीनों में से इतरेतरक समास है कि वैकल्पिक है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। मैं कह रहा हूं ना, कई गार्डों में यहां तक लिखा हुआ है कि रात और दिन जो है ना, इसमें और का आ जाता है, रूढ़ कर दिया अपने आप में, बल्कि इतरेतर द्वंद्व समास में शब्दों का विग्रह करते समय और का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते समय सार्थक निरर्थक शब्दों का जोड़ा होता है तो निरर्थक को हटा देते हैं और उसके अंत में आदि लगा देते हैं। वैकल्पिक की बात करते हैं तो या का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ भी या का आएगा, विकल्प का बोध करवा रहा है, रात या दिन। इसको हमने पढ़ लिया कि इनकी पहचान क्या होती है। इतरेतर में क्या होता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पुल्लिंग, इनका जोड़ा जमा होता है, वहां इतरेतर द्वंद्व समास होता है कि जहां पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग या दोनों स्त्रीलिंग हो या दोनों पुल्लिंग हो, तो वहां तो कौन सा होगा, इतरेतर। और इतरेतर द्वंद्व समास के शब्दों का विग्रह करते समय और का प्रयोग करते हैं या तथा का प्रयोग करते हैं। समाहार मैंने आपको बता दिया कि कोई सार्थक और निरर्थक शब्दों का जोड़ा होता है, ये समाज में प्रयुक्त शब्दों का प्रयोग होता है तो वहां समाहार होता है। वैकल्प में दो में से एक का था, विलोम शब्दों का जोड़ा होता है, वहां वैकल्पिक होता है। और वैकल्पिक समास के शब्दों का विग्रह करते समय या अथवा का प्रयोग करते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मंत्री परिषद का समास विग्रह क्या होगा। देखो मंत्री अकेली आती है तो बड़ी की मात्रा आती है, छोटी आती है तो इसमें सही है, तो मंत्रियों की परिषद होता है, ना कि मंत्रियों के लिए परिषद होती है। अर्थात मंत्री परिषद में संबंध तत्पुरुष समास है। मंत्री परिषद में कौन सा है, संबंध तत्पुरुष समास, ध्यान रखना भाई, इसमें संबंध तत्पुरुष समास है। मंत्री परिषद में संबंध तत्पुरुष समास है तो मंत्रियों की परिषद होता है, ना कि मंत्रियों के लिए परिषद होता है। के लिए तो किसमें आता है, संप्रदान में, और संबंध में क्या आता है, का, के, की, रा, रे, री, तो यहाँ पहला ही ऑप्शन आपका सही है। अगले प्रश्न देखो, नील कमल का सही समास विग्रह क्या होगा। नील का कमल, नील से बना कमल, नीले रंग का कमल, या नीला है जो कमल। नील कमल में क्या होगा, नीला है जो कमल, सीधा प्रश्न है। देखो मैं कोई किसी प्रकार की यहाँ बकवास ना, बिना फालतू की बकवास करने आपके सामने नहीं आया हूँ, क्योंकि आपकी एग्जाम है और एग्जाम में आपका भविष्य बनने वाला है और मैं आपके भविष्य के साथ कभी खिलवाड़ नहीं कर सकता, इस चीज का ध्यान रखना। मैं आपको पहले बताता हूँ कि मैं किसी प्रकार का यहाँ टाइम पास करने के लिए आऊँ, मैं आपके सामने जो प्रश्न लाया हूँ वो महत्वपूर्ण, केवल आपके रिवीजन के लिए लेके आया हूं। अगर आपका मन करे तो शेयर कर देना और आप लोग इसको बता देना, क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। चलो आगे देखते हैं अगले प्रश्न में। चंद्रमौली, देखो यही शब्द आया था अभी आरएएस मेंस की जो एग्जाम लगी थी उसमें इस शब्द का शुद्ध पूछा था, तो यहाँ आपके भी एग्जाम में पूछ ले कि चंद्रमौली शब्द कैसे लिखा जाता है, तो देख लो चंद्रमौली में छोटे की मात्रा, ये आपके सामने लिखा हुआ चंद्रमौली, क्योंकि अभी एग्जाम में आया था तो पूछा जा सकता है। आरएएस मेंस की मेरी एग्जाम थी उसमें आया था ये प्रश्न। तो चंद्रमौली में कौन सा होगा, इसमें बहुव्रीहि समास होगा। कौन सा होगा, बहुव्रीहि समास होगा, ध्यान रखना इस बात में। अर्थात चंद्रमौली, चंद्र को मौली पर धारण करने वाला, मौली बोलते हैं सिर को, मौली किसको बोलते हैं, मस्तिष्क को, अर्थात चंद्रमा को मस्तिष्क पर धारण करने वाला कौन थे, शिव जी। मौली होता है मस्तिष्क, चंद्र को मौली पर धारण करने वाला या चंद्र को मस्तिष्क पर धारण करने वाला कौन होता है, शिव जी। तो क्या हो गया, विशेष अर्थ हो गया। अगले प्रश्न की ओर, किस विकल्प में अन उपसर्ग नहीं पूछ रहा है, अन उपसर्ग नहीं है, तो देखिए यहां अ उपसर्ग है, नाम मूल धातु मूल शब्द है और ई का प्रत्यय है। यहां कौन सा प्रत्यय है भाई, ई का प्रत्यय है, तो ये तो आपका गलत हो गया ना, अन नहीं पूछ रहा तो इसमें ही नहीं है, तो सीधा सा आंसर सही हो गया। इसमें अन उपसर्ग है, अंधन असूया, अंधन असूया होता है, अंधन ई है हो गया और अंधन उपम हो गया। ठीक है, आगे अगला प्रश्न चलते हैं। किस शब्द में सु उपसर्ग नहीं है, इसमें सु उपसर्ग पूछ रहा है, तो देखो दीर्घ संधि है कि नहीं है, इसमें इसका विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, सुधन उक्ति, इसका विच्छेद करते हैं तो सुध उपसर्ग आया कि नहीं आया, दीर्घ संधि हो गई। सुरेश, इसमें देखो यहाँ पर एक मात्रा आ रही है तो गुण संधि हुई कि नहीं हुई, तो इसका होता है सुरधन ईश, सुरधन ईश। देखो स्वागत, मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले ही बताया था कि स्वागत शब्द है, यहाँ पर आधा अक्षर आ रहा है, उसके आगे क्या है, वह है, तो सह को पूरा उतार लो, वह तो उकी माता लगा दो। स्वधन आगत हुआ कि नहीं हुआ, यण संधि है इसमें। सुरम्य है तो सुधन रम्य, तो कोई दिक्कत नहीं है, सु उपसर्ग नहीं पूछ रहा है तो सुरेश में नहीं है क्योंकि गुण संधि में, इसमें सुरधन इसे होता है। कहीं कोई दिक्कत आ रही है क्या, सब लोग बताइए, कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ। आगे देखिए, इनमें से उन्नतावाचक, उन्नतावाचक को बोलते हैं लघुतावाचक, उन्नतावाचक को बोलते हैं लघुतावाचक, इसको लघुतावाचक भी बोलते हैं, ध्यान रखना भाई। एक अप्रत्ययवाचक भी होता है लेकिन ये इसमें नहीं आएगा।
उन्नतवाचक को लघुता बोलते हैं। देखो छोटा से क्या हो गया, छुटपन, टोप से क्या हो गया, टोपी, छोटी से क्या हो गया, छोटकी। मित्रता में भाववाचक प्रत्यय हैं भाई, कौन सा है, भाववाचक प्रत्यय हैं। तो ता प्रत्यय आ जाते हैं, आपको मैंने बताया था कि जहां भी ता आ जाता है ना वहां भाववाचक आ जाता है, तो इसमें भाववाचक तदित प्रत्यय है, इसमें ये नहीं है उन्नतवाचक। तो यहां पर कौन सा हो गया, क्या पूछ रहा है, तदितांत नहीं है, तो इसमें भाववाचक तदितांत प्रत्यय हैं, इन सब के अंदर उन्नतवाचक प्रत्यय हैं। अर्थात लघुता जहां पर छोटे से बड़े से छोटे का बोध करवा देता है, अर्थात उससे छोटेपन का बोध करवाता है, वहां पर होता है कौन सा, उन्नतवाचक। चलो आगे देखते हैं। निम्न में से यह प्रत्यय नहीं है। मैंने आपको यह प्रत्यय की पहचान बताया था कि शब्द के अंत में क्या हो, शब्द के अंत में, शब्द के अंत में यह हो, और इस यह के ठीक पहले, यह से ठीक पहले क्या हो, ठीक पहले क्या हो, आधा वर्ण, यह से ठीक पहले क्या हो, आधा वर्ण। तो 100% वहां कौन सा प्रत्यय होगा, यह प्रत्यय होगा। शब्द के अंत में यह हो और यह के ठीक पहले कोई आधा वर्ण हो तो वहां पर क्या होगा, यह प्रत्यय होगा। बोलो शब्द के अंत में यह है क्या, बिल्कुल है, और इसके ठीक पहले कोई आधा वर्ण है क्या, बिल्कुल, इसमें तो यह प्रत्यय है, बिल्कुल सही है, और नहीं पूछ रहा है तो इसमें तो यह प्रत्यय है। देखो शब्द के अंत में क्या है, यह, और यह के ठीक पहले कोई आधा वर्ण है क्या, बिल्कुल, ये र आधा है। ऊपर र है ना वो आधा होता है और नीचे जो र लगता है वो पूरा होता है। जैसे कहावत आती है, ओछो आदमी कड़ बैठे, ओछा आदमी कहाँ बैठता है, सिर पर, और बड़ा आदमी कहाँ बैठता है, नीचे। ठीक है, तो यहाँ क्या आ रहा है भाई, ओछा आदमी सिर पे बैठता है तो आधा आदमी कहाँ बैठा है, ये देखो आधा यहाँ है कि नहीं है, तो आधा रह है, तो यहाँ पर ये प्रत्यय है। ये को शब्द के अंत में यह है, लेकिन ठीक पहले कोई आधा वर्ण है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर यह प्रत्यय नहीं है, क्योंकि पहचान नहीं मिल रहा। शब्द के अंत में यह है क्या, बिल्कुल है, और यह के ठीक पहले कोई आधा वर्ण है क्या, बिल्कुल है, तो यहाँ भी यह प्रत्यय है। पूछ क्या रहा है, नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन सही हो गया। कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो बता सकते हो तुम लोग। अब की एग्जाम है, केवल 20-25 आधी घंटा जितना भी वीडियो बना है उसको देख के जरूर जाइए, साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि मैं ज्यादा समय इस वीडियो में खराब नहीं किया आपका, केवल आपके रिवीजन के लिए, पूरी हिंदी के रिवीजन, अतः प्रत्येक टॉपिक से मैंने प्रश्न उठाए हैं, कहीं कोई टॉपिक नहीं छोड़ा है। प्लीज आप इस वीडियो को जरूर देख के जाए, एक बार पूरा वीडियो इसको जरूर देखें एग्जाम देने से पहले। अध्यापक शब्द में कितने उपसर्ग है, देखो अध्यापक शब्द में कितने उपसर्ग है, पहले तो मुझे यह भी बताना कि अध्यापक शब्द जो होता है ना, अध्यापिका शब्द सही है क्या, अध्यापिका, या कोई स्कूल के अंदर अध्यापिक महिला शिक्षिका है, महिला शिक्षक है तो उसको अध्यापिका बोल सकते हैं कि, ये भी मुझे बताना एक बार। अध्यापक है तो यहाँ पर देखना अधि उपसर्ग है, देखो मैं आपको बता दूं पूरा इसके अंदर, यहाँ देखो अधि, यहाँ वही बात है, यण संधि है कि नहीं है, अधि धन आप धन अक, आप तो मूल शब्द है, अधि उपसर्ग है और अक प्रत्यय है, तो ध्यान रखना इसमें एक ही उपसर्ग है, कितने प्रत्यय नहीं है, ध्यान रखना। कई लोग क्या कहते हैं अधिधन आधन पक कर देते हैं, गलत है, अधि में एक ही उपसर्ग है, अधि उपसर्ग आप मूल शब्द और अक प्रत्यय है, कोई दिक्कत हो रही हो तो बता दो। अध्यापक में केवल एक ही उपसर्ग है, ना कि दो है, कई बताते हैं कि दो है, लेकिन आप लोगों को मैंने स्पष्ट कर दिया, आप मूल शब्द अधि उपसर्ग और अक प्रत्यय हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न से दान प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, क्या पूछ रहा है, दान प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। कन्यादान, पीकदान, रोशनदान, कूड़ादान, देखो सब में दान लगा हुआ लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना, तो मैंने आपको दान प्रत्यय की पहचान बताई है कि जहां पर स्थान, क्या जाए भाई, स्थान, जहां स्थान का बोध हो जाता है ना, ध्यान देना भाई, स्थान या किसी पात्र का बोध हो जाता है, या तो कोई स्थान या कोई पात्र का बोध हो और फिर दान का प्रत्यय हो। ध्यान रखना, स्थान या कोई पात्र हो और उसके आगे दान लगा हो तो वहां दान प्रत्यय मान्य होगा, अन्यथा कोई दान प्रत्यय मान्य नहीं होगा। बोलो कन्या कोई स्थान है या कोई पात्र है क्या, कोई पात्र नहीं है, कोई स्थान नहीं है, तो पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, अर्थात इसमें किसी प्रकार का कोई दान प्रत्यय नहीं है। पीक दान, अर्थात पीक जो मुंह का पीक होता है उसको हम थूकने का काम करते हैं, तो ये इस क्या हुआ, पात्र हुआ कि नहीं हुआ, तो सही है दान प्रत्यय। रोशनदान एक स्थान का नाम है कि नहीं है, तो यहाँ भी स्थान है कि नहीं है। कूड़ादान, ये भी आपको कूड़ादान वाला स्थान पात्र है कि नहीं है, तो पात्र व स्थान का बोध हो जाता है तो वहां दान प्रत्यय होता है, अन्यथा दान प्रत्यय यहाँ पर नहीं है। तो इन तीनों में तो दान प्रत्यय, इसमें दान प्रत्यय नहीं है। रटना किसी चीज को नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है, इससे भी ज्यादा कॉन्सेप्ट मैं क्लास में बताया हूँ और आपके समकक्ष लेके आने वाला हूँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से, नो टेंशन हो इस चीज की। तो कन्यादान मैं कह सकता हूँ, कन्यादान हम कहते हैं ना शादी विवाह में जाते हैं कन्यादान करके आ जाना, भाई कन्यादान किया थोड़ी जाता है भाई, बाद में बात करेंगे इसकी। सौभाग्यशाली शब्द में प्रत्यय है, देखो सौभाग्यशाली में पता है सबको शाली प्रत्यय है। अब शाली प्रत्यय स्त्रीलिंग प्रत्यय है कि पुल्लिंग प्रत्यय है कि कृत प्रत्यय है कि सभी है, तो ध्यान रखना जो शाली प्रत्यय है इतना तो मैं बता दूं, कृत प्रत्यय तो नहीं है, तदित प्रत्यय है।
कौन सा प्रत्यय है? तदित प्रत्यय है। तो ध्यान रखना, साली शब्द होता है ना, साली शब्द, ये कृत प्रत्यय ना होकर तदित प्रत्यय है, क्योंकि कृत प्रत्यय तो कहां लगते हैं? क्रियापदों के अंत में। यहां देखो, ये जो कृत प्रत्यय है वो तो क्रियापदों के अंत में लगते हैं, क्रियापदों के अंत में लगते हैं। और जो तदित प्रत्यय होते हैं, मैं आपसे कहूं, तदित प्रत्यय होते हैं वह संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगते हैं। तो यहाँ ये तो 100% आपको मैंने बता दिया कि जो प्रत्यय है ना वो कृत प्रत्यय तो नहीं है, तदित प्रत्यय तो है। अब यहाँ तदित प्रत्यय किसी ऑप्शन में नहीं है, अब या तो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग होगा। तो ध्यान रखना, ये जो साली शब्द, साली जो प्रत्यय होता है वो पुल्लिंग प्रत्यय होता है। कैसा? हाँ बिल्कुल, पुल्लिंग प्रत्यय है। कैसा प्रत्यय है भाई? पुल्लिंग प्रत्यय है। तो सर इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? शालिनी। ध्यान रखना, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? शालिनी। हम घर पे बोलते हैं कि हमारी बालिका बड़ी सौभाग्यशाली है। देखो, बालिका सौभाग्यशालिनी होती है, सौभाग्यशालिनी होती है। ध्यान रखना, बालिका बड़ी सौभाग्यशालिनी है, तो स्त्रीलिंग क्या होगा? शालिनी। और पुल्लिंग क्या होगा? शाली। तो ध्यान रखना, ये शब्द पुल्लिंग प्रत्यय है, शाली पुल्लिंग प्रत्यय। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत आ रही है क्या? ये शाली शब्द पुल्लिंग है, इसका अगर स्त्रीलिंग पूछे तो शालिनी शब्द होता है। मैंने आपको बता दिया, ठीक है। समय इतना नहीं है आपके पास, जल्दी चलते हैं। किस विकल्प में सही विलोम शब्द का जोड़ा नहीं है? सही विलोम शब्द का जोड़ा छांटना है अभी। आदि का अंत होता है क्या? बिल्कुल सही है। आगामी का गत होता है क्या? आगामी दिनों में या गत दिनों में? आगामी आने वाले दिन, गत बीत चुके दिन। उत्थान का पतन हो क्या? बिल्कुल बात सही है। आग्रह का क्या होता है? दुराग्रह। आग्रह का क्या होता है? दुराग्रह। तो यहां विग्रह नहीं होता है अभी, ये गलत हो गया, ठीक है। संधि का होता है विग्रह। तो संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह। संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह। और समास का विलोम क्या होता है? व्यास। समास का विलोम क्या होता है? व्यास, ठीक है। यह आपका प्रश्न सही हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से शुद्ध वाक्य बताइए। शुद्ध वाक्य बताना हमें, ना कि अशुद्ध, शुद्ध बताना। चौथी शादी की सालगिरह मुबारक हो, वह लड़की बड़ी सौभाग्यशाली है। मैं प्रातः काल के समय घूमने जाता हूं, किसी डॉक्टर को बुला दो। जल्दी दो आंसर, थोड़ा सा आंसर दो। कितनी देर का वीडियो होगा भाई? एक घंटा हो गया। चलो जल्दी चलते हैं भाई। चौथी शादी की सालगिरह मुबारक। भाई शादी की चौथी सालगिरह मुबारक हो ये तो सुना है, लेकिन चौथी शादी की सालगिरह मुबारक हो, गलत हो गया ना। ये कैसा आना चाहिए? शादी की चौथी सालगिरह मुबारक हो, शादी की चौथी सालगिरह मुबारक हो, ऐसा आता तो सही होता। यहां क्या आ गया? चौथी शादी की सालगिरह मुबारक हो, तो गलत हो गया। वह लड़की बड़े सौभाग्यशाली, अभी बताया 2 मिनट पहले, वह लड़की बड़ी सौभाग्यशालिनी है। लड़की आ गया और लड़की के साथ शालिनी आना चाहिए था, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। मैं प्रातः काल के समय, एक ही शब्द अर्थात अनावश्यक शब्द आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक ही शब्द 2 बार आ गया। काल काल शब्द आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। किसी डॉक्टर को बुला दो, आगे आपके एग्जाम में कोई डॉक्टर को बुला दो, ऐसा भी आएगा। कोई नहीं होता है, किसी डॉक्टर को बुला दो, यही सही है शुद्ध, और सारे गलत है। देख लो एक बार, देख लो, ऐसे शब्दों का स्क्रीनशॉट ले लिया करो, मिल जाएंगे आपको। सीता बलवान है, वाक्य में अशुद्धि है। देखो बलवान थोड़ा आता है, बलवान तो पुरुष के लिए आता है, और सीता क्या है? स्त्री। तो यहाँ क्या होगा? बलवती। तो लिंग संबंधी अशुद्धि है। कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ भाई। अगला प्रश्न देखो, शुद्ध शब्द नहीं है। देखो यहाँ पर इक प्रत्यय आ रहा है, और इक प्रत्यय आता है तो पहला अक्षर, प्रथम जो अक्षर होता है वो क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। प्रथम अक्षर क्या हो जाता है? दीर्घ। इक प्रत्यय आ गया, प्रथम अक्षर दीर्घ है, बिल्कुल सही है। आध्यात्मिक शब्द होता है। श्रृंगार, बिल्कुल सही है। यहां देखो अध्यात्म, अध्यात्म होता है, अध्यात्म नहीं होता है। इसकी तरह इसको नहीं मिला देना, गलत हो गया। और त्योहार शब्द सी है, कोई मात्रा डबल मात्रा नहीं है, एक ही मात्रा आती है, ना कोई अनुस्वार आता है, सही है। ये गलत है, शुद्ध शब्द नहीं है पूछ रहा है ना। अच्छा अशुद्ध पूछ रहा है तो सही है, ये गलत है, और तीनों के तीनों सही है। चलो अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अशुद्ध वाक्य बताइए। वाक्य नहीं आएगा, अशुद्ध शब्द बताइए। अशुद्ध शब्द बताइए। पुनरावलोकन, सरोजिनी, अहल्या, हथनी, ये आपके लिए छोड़ के जाऊं क्या, या बता के जाऊं? इसको छोड़ दो आपके लिए। सब लोग इसको कमेंट करके बताना। आप लोगों का वेट करूंगा कि कौन व्यक्ति इसका आंसर सही देता है। अगर वीडियो आपको सही लगा तो आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के साथ शेयर कीजिए। कल से आपकी एग्जाम है, सभी को बेस्ट ऑफ लक। फिर भी इसका आंसर मैं बता के जाता हूँ, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यही आपका क्या है? गलत है। तो अशुद्ध शब्द पूछ रहा है तो पहला ऑप्शन से हो गया। धन्यवाद सभी लोगों को।